चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। इसके अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच बीजेपी ने कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स भुनाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनकैश किए हैं। इस मामले में तीसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसने 14 अरब रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनकैश किए। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए, बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनकैश किए। छठे और पांचवें नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, युवा सेना रही है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इस कंपनी ने 1368 बॉन्ड खरीदे और जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक की बताई गई है। दूसरे नंबर पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के कुल 966 बॉन्ड खरीदे। और इसके बाद जिन कंपनियों ने सबसे अधिक बॉन्ड खरीदे हैं उनमें है क्विक सप्लायर्स चेन प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जिंदल स्टील, आईएफबी एग्रो लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। नाम बहुत ज्यादा हैं, काम भी बहुत सीरियस। चुनावी चंदा, अब लोगों को पता चल रहा है कि चुनावी चंदा कैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। लेकिन भारत की प्रमुख खबरिया प्रतिष्ठानों से यह खबर गायब रही है। जनता को जानने का हक है, लेकिन समाचार देने वाले कुछ और दिखाते रहे। चुनाव अहम है, लेकिन चुनावी चंदा के गोरख धंधा का सच सामने आना अहम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बहुत सारा विश्लेषण अभी बाकी है। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ फिल्म का टीजर आउट हुआ है। सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं और उन्हीं में से कुछ सवाल हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में रखे जाए। और ये सवाल क्या है, ईडी की जांच का सामना कर रही ये कंपनियां चुनावी चंदे में सबसे ऊपर क्यों नजर आती हैं? क्या चुनावी चंदे को सत्ता से दोस्ती का रास्ता समझा जा रहा था? क्या ईडी की कार्रवाई पर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं? क्या चुनावी बॉन्ड्स कारोबारियों के काले धन का संरक्षित अड्डा बन गए थे? क्या जनता को जानने का हक नहीं है, खास करके तब जब लोकसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है और पूरे भारत में जनता केंद्र की सरकार चुनने जा रही है? हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और प्रशांत कमल, युवा हल्ला बोल से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, युवा हल्ला बोल, हल्ला बोलने के लिए बहुत बड़ा जो है कारण या फिर कह लीजिए समस्या जो है, नौकरियां, बेरोजगारी तो थी ही, लेकिन प्रशांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जिसकी वजह से जनता ने त्राही त्राही की और यूपीए को सत्ता से बेदखल कर दिया, अब वही भ्रष्टाचार दूसरे रास्ते से फलता फूलता नजर आ रहा है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन, आपकी क्या समीक्षा है? ये जो खुलासे हो रहे हैं, अभी और खुलासे सामने आ रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि अभी देश में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चर्चा का विषय अगर होना चाहिए तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम हुआ है, मैं इसको कहता हूं कि आजाद भारत का सबसे खतरनाक स्कैम है ये। क्योंकि ये जो है सीधे सीधे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और सीधे सीधे लोकतंत्र को खत्म कर देने वाला एक मायने में ये स्कैम है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखा है। दूसरी बात, आपने कहा कि बेरोजगारी के अलावा जो है भ्रष्टाचार पर भी बात करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। देखिए, एक नारा हमने दिया था कि बेरोजगारी, मोडानीकरण और चुनावी चंदा, युवा भविष्य के फांसी का फंदा। ये जो तीन चीज है, बेरोजगारी, मोडानीकरण और चुनावी चंदा, ये आपस में जुड़ा हुआ है। मैं
कुछ समय लेकर के आपको इसका लिंक बताता हूं कि ये क्या है और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बेरोजगारी, मुद्रानीकरण और चुनावी चंदा युवा भविष्य के फांसी का फंदा। यह इसलिए कहते हैं कि आज जो देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर है, इतनी भीषण बेरोजगारी है, उसका मुख्य कारण जो अर्थशास्त्री बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो धन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है एकदम टॉप 1% लोगों के पास, और जो निचले तबके के लोग, जो बाकी 99% लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए खपत जो है वो कम हो गया है, और खपत इतना कम हो गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मंझोले उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, वो उसका काम नहीं बढ़ रहा है जी। तो ये जो पूरा चक्र है कि सबसे पहले ऐसी नीति लाओ कि जो धन है वो कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जाए, और जो छोटे उद्योग हैं, मंझोले उद्योग हैं, वो खत्म हो जाए, जहां पे ज्यादातर लोग रोजगार पाते हैं। तो ये जो बेरोजगारी है उसका सीधा संबंध मुद्रानीकरण से है। मुद्रानीकरण का मतलब क्या? मुद्रानीकरण का मतलब है कि कुछ लोगों को सरकार फायदा पहुंचाती है चंदा लेकर के, और चंदा लेकर के कुछ लोगों की चांदी होती है, और जिनकी चांदी होती है वो वापस इनको चंदा देते हैं और इनके पैसे से इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये एक चक्र है। तो ये बेरोजगारी, मुद्रानीकरण और चुनावी चंदा आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग ये समझने की भूल न करें कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दो अलग अलग विषय हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो देश का बेरोजगार है वो इस खुलासे पर क्या सोच रहा होगा, या फिर जो न्याय की बात हो रही है। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, नाम बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी बड़े नाम तो आना बाकी हैं। हालांकि रिलायंस से जुड़े कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या सवाल वही है कि इन खबरों को कितनी प्राथमिकता दी जा रही, कितनी प्रमुखता दी जा रही, और साथ ही साथ की जाँच एजेंसियाँ भी कटघरे में खड़ी हो रही हैं, ईडी की जाँच। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगी, ये जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अव्वल है चुनावी बॉन्ड्स पर पहले नंबर पर, ये लॉटरी का कारोबार करने वाले जो सज्जन हैं, उन्होंने इतना चुनावी बॉन्ड खरीदा और इनकैश किया। ये क्या घपलेबाजी है जो अब सामने आ गई है? आपका अपना आकलन क्या है, ये जो टॉप बायर है चुनावी बॉन्ड्स के? देखिए, जो फॉर्चून गेम एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बेसिकली एक टाइम में मजदूर था। ये सर, इसका नाम मिस्टर मार्टिन है। ये मार्टिन का अपना एक बहुत, जिसे कहिए, इतिहास रहा है। बड़े नीचे से ऊपर उठा है ये आदमी जी। ये म्यांमार मजदूरी कर रहा था 89 तक, और 89 में इंडिया आके इसने एक टूर में कंपनी बनाई तमिलनाडु में। अब मुझे की बात, ये तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस है, और इसका सारा कारोबार जो के बुक्स है और जो जहां से खाता बही खाता होता है, इसका कलकत्ता में जी। ये मतलब ऑफिस पे, और इसका सारा जो खाता बही है वो कलकत्ता में। अब दोनों जगह देखिए, बीजेपी की सरकार नहीं, और ये आदमी सर्वाइव कर रहा है। और ये इंडिया आता है, इंडिया आने के बाद 89-90 के पास ये एक कंपनी बनाता है। कंपनी से ये पहले लॉटरी का एक एजेंट रहता है, एजेंट से कंपनी बनाता है, और मजे की बात यहाँ से सर्वाइव करता हुआ आज इस स्तर पर पहुंचा है कि ये देश का सबसे बड़ा कई साल टॉप टैक्स पेयरों का, ये कम लोग जानते हो जी, टैक्स पेयर रहा है। और 2024 में इसने 60 करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदे हैं। अब ये किसको दिया गया? क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा, कड़ी जोड़ना पड़ेगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट की चुनाव तब तक इसकी जांच ना हो। कायदा यही कहता है कि इतने बड़े खुलासे के बाद ईडी की रेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसे सबके पास आते हैं। अब तो पूरा मीडिया में आ गया है। आप मीडिया की बात कर रही है, सोशल मीडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है, और मिलान शुरू हो चुके हैं, और शुरू होते ही पहले ही दिन ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं एक बड़े नेक्सस का,
जो कि सत्ता ही ना कहिए, अलग अलग राजनीतिक दलों को भी कह लीजिए, सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी दिख रही है, टीएमसी जो बहुत ज़्यादा, उसको भी चुनाव के बाद में फ़ायदा हुआ, उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बुनाए हैं। इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। अनिल सर, ये वो जांच की मांग भी कर दी है। प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आया है और मेरे ख्याल में कपिल सिब्बल का भी स्टेटमेंट है कि जिस तरह से 2G स्कैम और स्कूल स्कैम की जांच की थी, मतलब कराई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसके, और उन्होंने मॉनिटर किया था उसको, उसी तरह से इसको भी, इसकी भी जांच कर SIT जो करके, स्पेशल जो है ये करके इन्वेस्टिगेटिव टीम बना करके होनी चाहिए। तो मांग हो रही है। और लेकिन अभी क्या है कि मैं असल में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ जो चीजें चल रही थी उस पर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और नहीं तो चीजें चल रही थी, लोगों को अंदाजा था। और राहुल गांधी लगातार इसको बता रहे थे, मतलब कि ये सूट बूट की सरकार है। आपको याद होगा कि उन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा सूट बूट और लूट की सरकार है। उसके बाद फिर मोदी ये चौकीदार चोर है, और आगे भी इसके नारे, किसी का खुला हुआ है मेरे ख्याल में, तो इको हो रहा है। हाँ, फिर ठीक है रही आवाज। तो इस तरह से उन्होंने किया हुआ है। मतलब ये वो नैरेटिव जो इनकी सरकार का है, अडानी पर जिस तरह से कहा, उसके वहां जिस तरह से गए संसद में बोल रहे थे कि आपका रिलेशनशिप क्या है कॉर्पोरेट से, तो ये सारे मुद्दे को मैं इसको मानूंगा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी उन आरोपों पर, जो आरोप कई साल से, और जो कैरेक्टराइजेशन, जो इसकी जो असली चरित्र है इस सरकार की और मोदी सरकार की, जो उसको जो रख रहे थे लोगों को सामने, उसको जो है उसकी तायद कर दी है, उसकी पुष्टि कर दी है। अब है क्या कि ये क्या इसका कैरेक्टर क्या है, इस पर भी देखिए। मैं आपको ले जाऊंगा 2014 के अक्टूबर में 108 ड्रग्स के, मतलब मेडिसिन के को डी कंट्रोल किया गया। वो डी कंट्रोल किया गया। मैं बाकी तो वो सब कौन सी दवाएं थी, ये दवाएं थी ट्यूबरक्लोसिस की, कैंसर की, ब्लड प्रेशर की, जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो थे जी। लेकिन उनको डी कंट्रोल करके उनके दाम बढ़ने में, सिर्फ 2 दवाओं का नाम जो उस समय के अखबारों में आया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ग्लेविक करके ऐसे कुछ नाम है उसका, वो एंटी कैंसर ड्रग, उसका ना, उसको 8500 मतलब 8500 रुपीज से उसका दाम 1,08,000 रुपया हो गया। दूसरा एक दवा थी जो इसकी थी दवा ब्लड प्रेशर की, उसका दाम 147 से 1615 हो गया। ये काम कर रहे थे, लेकिन ये कोरिलेशन नहीं मिल रहा था। कोरिलेशन नहीं मिल रहा था कि ये किस पैसा इसने कैसे लिया इन्होंने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को इसीलिए डिवाइस किया गया। अब समझ में आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से नोटबंदी डिवाइस किया गया था, जो रूरल पीपल है, जो गरीब लोग हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनको डिसएम्पावर करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को सत्यानाश करने के लिए एक नया डिवाइस बनाया था। उसी तरह का ये डिवाइस इलेक्टोरल बॉन्ड था कि पैसा लेना है, लेकिन आपको कानूनी तरीके से लेना, मतलब कि एकदम बहुत ही इनोवेटिव था। वो अब आ गया सामने, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कभी भी खुलेगा, क्योंकि कानून के जरिए बनाया हुआ था ना, कानून के जरिए एक्सटॉर्शन रिंग को बनाया हुआ था। और दूसरा, बस लास्ट पॉइंट आपको कहता हूं कि ये जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, इसका कैरेक्टर उन्होंने बदल दिया। ये एक्सटॉर्शन का जो गुंडे मवाली जो एक्सटॉर्शन के लिए अपने रिवॉल्वर लेकर के लोगों को भेजते हैं, उसमें तब्दील कर दिया। ऐसे इनका काम, इनका बहुत मल्टी टास्किंग था इनके लिए। ये टास्किंग इतना ही नहीं था कि इनको ये पैसे उगाने हैं, उगाही करनी है, किसी एमएलए को तोड़ लेना है, कहीं की सरकार गिरा देनी है, मतलब पूरा एक रिंग बना दिया था। जो गैंगस्टर्स जो रिंग बनाते हैं, जो एकदम शूटर्स की, ये क्या कहते हैं, शूट करने वाले, जो कहता है ना कि कौन शूटर कहते हैं उसको, जो एकदम पॉइंटेड आपको मारता है, बड़ा उसका नाम है बॉम्बे के, ये मैं इतने साल रहा, मैं आपको ध्यान से उतार रहा है,
वो जो है ना शूटर्स जो है शार्प शूटर, शार्प शूटर्स उन्होंने तैयार किए, जो जा करके किसी मुख्यमंत्री को गिराना है उसको भी गिरा देंगे, किसी एमपी को उठा करके ले आना है पकड़ के ले आएंगे, कि शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के ले लेंगे वो नारकोटिक्स वाला। तो ये जो है गैंगस्टर्स की तरह एक तब्दील कर दिया पूरे तंत्र को, और बाहर में जाकर के कहना है कि कोई मैं न खाने दूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अभी देखिए कि सबसे है कि हिम्मत इसके माननी चाहिए, इसके मैं मानता हूं कि अगर मनमोहन सिंह होते, जरा तुलना करिए मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने अपने ही मंत्रियों को जेल भेजा, अपने मंत्रियों को जेल भेजा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को ये किया, मतलब उनको सैक किया, उनको हटाया, उनको जेल भेजा जी। और खुद भी जब भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया या ये किया तो उसके लिए तैयार थे कि हम जवाब देंगे। इस शख्स ने न राफेल में न पेगासस में किसी में कहीं कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि मैं हूं बस हो गया, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना। ये एक है कि मतलब एक्सटॉर्शन रिंग चला रहे हैं आप, और उसके बाद आपकी ये आज भी आप देखिए तमिलनाडु में जो भाषण किया उन्होंने, उसमें कहा कि कांग्रेस का मतलब स्कैम है और हमारा मतलब स्कीम है। मतलब देखिए ये हिम्मत है, ये हिम्मत आपको मानना पड़ेगा। इसकी अगर आपको प्रशंसा करनी हो तो ये जो हिम्मत है बीजेपी में, और बीजेपी के ये जो नेता है आपके, आप देख लीजिए लिस्ट तो आपको पता चलेगा। कोविशील्ड का मालिक क्यों पैसा दिया भाई? वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला 52 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि या तो कोविशील्ड में कोई गड़बड़ी थी जिसको छुपाया गया लोगों से, या इसका मतलब है कि पैसे जो उनको जो रेट दिया गया सरकार की ओर से पैसे दिए गए वो, और उनको एक तरह की मोनोपोली दी गई। कई उस समय मुझको ध्यान है कि मैं बहुत ट्रैक कर रहा था इसको, कि कई कम मतलब इंस्टीट्यूट्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वायरोलॉजी के और इसके माइक्रोबायोलॉजी के, वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, सबको बैठा दिया। तो साइंटिस्ट बहुत कम कीमत में देसी ये वैक्सीन क्रिएट कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनको उससे पैसा लेना था इसीलिए उनको उसका गला घोंट दिया रिसर्चेज का, उनको समझे कि मतलब डिसेबल कर दिया जो पूरी साइंटिफिक रिसर्च की जो हमारी टीम थी उसको हैंडीकैप बनाया। तो ये जो है बहुत लार्जर इम्प्लीकेशंस है। यशोदा हॉस्पिटल्स वो क्यों पैसा दे रहा है? लोगों के जैसे खिलवाड़ कर रहे हो आप। इसका मतलब है कि आपने पैसे लिए इसीलिए कि मार दो साला किसी को, मतलब सॉरी मेरे मुंह से, मैं ऐसे गंगा के इलाके से आता हूँ, जुबान चल जाती है, लेकिन बोला कि मार दो कोई बात नहीं है अपन देख लेंगे, यही है और क्या है। वो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर रहे हैं? उनको क्यों पैसा देंगे? मैं इससे मेधा इंजीनियरिंग से पैसे ले लो, इससे ले लो पैसे, ये सबसे ले लीजिए आप, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। रोड अगर टूट जाए तो कोई चलेगा, लेकिन ये तो आप जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बस अभी इतना ही कहूंगा। आपकी टिप्पणी के दौरान कट रही थी तो उम्मीद करती हूँ कि अभी आवाज़ जो है स्पष्ट आएगी, लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों तक मैक्सिमम पहुँच सके। एक जानकारी ये कहती है कि जो वेदांता ये कंपनी है लिमिटेड, इसने भी भारी भरकम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव से पहले ये जो है खरीदे गए। ऐसे बहुत सारे, और ये वेदांता जो है इस पर ग्रीन नॉड यानी कि जो पर्यावरण संबंधी मंजूरी इनके परियोजनाओं को लेकर बहुत ज़रूरी था। मुकुल जी, ऐसे और मैं चाहती हूँ कि आपके पास क्या ऐसी जानकारियाँ और क्या आपकी क्या शंकाएं जो है इस जानकारी के बाद सामने आई? मैं पहले अभी सिन्हा साहब ने जो बोला मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जो मेडिकल फील्ड में इन्होंने दवाओं की बात करी, तो ये पूरा एक नेक्सस था जिसको इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आज की डेट में मेडिसिन मार्केट जो होती है उसमें कहा जाता है मैन्युफैक्चरर और आपके जो ये इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आप उन्हीं की आगे बात बताओ, मैं सहमत तो पूरा। डॉक्टर रेड्डी 84 CR, टोरेंट फार्मास्यूटिकल 78 CR, नेक्टो फार्मा 57 CR, डिवाइस लेबोरेटरी 55 CR, Arbindo Pharma, Arbindo Pharma 52, Cipla 39, परिक्र इंटरप्राइजेस 35, ये सब दवाओं सब के। सन फार्मा बड़ी कंपनी है 32 करोड़ 32, हेट्रोटक 30 करोड़, जाइडस 29, एमएस फार्मा
27, हेडको लैब्स 25, मैनकाइंड 24, इंटस फार्मास्यूटिकल 20। आप ये बताइए, ये मैसेज मुझे डॉक्टर ने भेजा। और अभी कुछ दिन पहले, मैं भाई साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, कि अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों में इनका है कि डॉक्टर साहब कोई भी गिफ्ट और वो नहीं लेंगे, विदेश यात्राएं नहीं करें। और इस पे डॉक्टरों में ये है कि अगर मैं अगर सरकारी हूं तो सरकारी में भी आते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस है, भेजते हैं सबको। तो इस चीज में डॉक्टर पे अंकुश लगाना कौन सा आपका मतलब है? और आप सारी चीजें ले रहे हैं। तो डॉक्टर्स के रूप में इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं? और यशोदा और इन सब के जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में रेट पहले पड़ी है, उसके बाद चलता गया है। मेरी बात कट गई थी। सैंटियागो मार्टिन जो है, जो नंबर 1 का टॉप है, वो इंडिया का भी टॉप टैक्स पेयर रहा है, कई साल रहा है। तो जो इंडिया का नंबर 1 टैक्स पेयर है, उसको ही टच करे हैं बार बार। उसको 3 बार सीबीआई के, ईडी के और सीबीआई के उसमें ट्वीट किए हुए, उन्होंने कार्रवाई की। जी। तो इन चीजों को अगर आप देखिएगा, तो अगर आप लिंक जोड़िएगा, अब हम लोग का काम लिंक जोड़ना है। जी। हम लोग का काम ये है कि हम लोग इसमें वो करें। अब लिंक जोड़ते जोड़ते ये बातें सब सामने आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती, और जितनी कंपनियां हैं सबने फायदा लिया है। 30 टॉप कंपनियों में 14 कंपनी ऐसी थी जिनपे कोई ना कोई एजेंसीज ने छापा पड़ा था। सबसे बड़ी आईटी थी, फिर उसके बाद ईडी थी। तो आप ये समझिए कि ये एक पूरा, जिसे कहते हैं कि मैंने अपने गुंडे छोड़ रखे, तुम जाओ वसूली करके आओ, जो अभी पैनलिस्ट हमारे भाई साहब ने कहा। तो कुल मिला के ये पूरा एक एक्सेस है, और ये इतना खतरनाक है कि देश के लोकतंत्र के लिए भी, जैसे शुरुआत हमारे भाई पैनलिस्ट जो जिन्होंने की थी, इनका एक बात मैं, ये देश का नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वसूली है। ऐसा किसी कंट्री में नहीं हुआ होगा जी। ये देश की नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी है, ऐसा जो इंडिया में हुआ। आप ये बताइए, यूएस से 25 टाइम्स ज्यादा उसकी इकोनॉमी है, और हमारे यहां चुनाव का जो खर्चा होता है उससे ज्यादा होता है। हम किस स्तर पे जा रहे हैं? आप 1,20,000 करोड़ की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव में खर्च होता है? जी। और 1,20,000 को अगर आप ये लोकसभा के चुनाव को जोड़िए, उसमें आप पर कंस्टिट्यूएंसी जोड़िए, तो अच्छा खासा अमाउंट निकलता है। ये हम लोग बताइए, पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना सारा चीजें हैं, तो ये खर्चा कैसे हो रहा है? सरकार का पैसा खर्चा रहा, हमारा आपका पैसा खर्चा, ये कंपनी भी पैसा दे रही है। क्या देश कारपोरेट चला रहा है? क्या सरकार कारपोरेट के लिए काम कर रही है? क्या 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपए जो माफ हो जा रहा है, वो किसान का नहीं हो सकता, कारपोरेट का होता है? तो उसके पीछे भी यही कारण होगा कि हम आपका 500 करोड़ 2,000 करोड़ माफ कर देंगे, 10,000, 5,000 करोड़ माफ कर देंगे, और आप हमको जो है इतना दे दीजिए। तो पीठ के अभी इसी पार्टी का नाम ले रहे हैं लोग, क्योंकि वो 47% सारा उनके पास गया है, बीजेपी के पास। तो लोग उसको लिंकअप कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे आईडी, आप थानेदार हैं, आप अपना सिपाही भेजती हैं हमारे घर पे, मैं क्या करूंगा? पहले बचाव करूंगा ना, कि ना जाना पड़े जेल। जी। तो मैं सबसे पहले सिपाही को सेट करूंगा, फिर आपसे जाके मिलूंगा। तो जाहिर बात है, जिसके पास कुर्सी है, आदमी कुर्सी की पूजा करता है। यही बात मैं स्टेट लेवल के लिए भी कह रहा हूं। जहां जहां स्टेट में सरकारें हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे कोई हो, जिस स्टेट में जिसकी सरकार है, आप लिस्ट देख लीजिए, उनके बैक में कुछ इंडस्ट्रीज खड़े हैं जो उनको चंदा देते हैं, उसका फायदा लेते हैं। जी। ये बिल्कुल एकदम कड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को नहीं होगा कि आप ऐसा कीजिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। वो वही हाल हो गया कि आप होटल में जा रहे हैं, हमें कौन सा सूट चाहिए, तो मैंने 25,000 पर नाइट का सूट बुक करा ली, तो मैं उसके लिए पेमेंट कर रहा हूं। तो जो सब सामने आ गया है, जो सेकंड नंबर की हमारी कंपनी है, जिसका रिलायंस का आपने अभी जिक्र किया जी, वो बताइए कि उसके वो पैसा दे रही है, उसको 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 1 महीने बाद। तो ये तो पूरा रिश्वत हो गया। जैसे हमारे यहाँ पूर्व सरकारों में और अभी भी होता है कि सुनने को मिलता है कि भाई 10 लाख का टेंडर है, तो इंजीनियर साहब ने 1 लाख रुपए मांग लिया, 50,000 रुपए मांग लिया, और अगर 1 करोड़ का टेंडर है तो 3%, 2% आगे बढ़ गया। ये आपका खर्चा चला जाता है कि 5 से 10% आपका खर्चा हो जाएगा, जब तक आप चेक नहीं लेंगे, फाइनल जब आप काम खत्म कर देंगे। तो ये तो पहले से ही हो गया ना चीजें।
तो ये वही सिस्टम चल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। इस चीज पे देश में एक दिक्कत आती है कि हमारा विपक्ष इस चीज को जितना ज्यादा उठाएगा, जनता के बीच में पहुंचाएगा, और इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने आज एक स्टेटमेंट भी दी है कि मैं इस पे केस करूंगा। ये जुबली का केस, ये भ्रष्टाचार का केस है, इसकी पूरी जांच हो। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जांच करेगा कौन? ईडी वही, सीबीआई करेगा कौन? इनकम टैक्स वही। तो मैं अपनी बात ये समाप्त करता हूं कि जनता को और हमारे दर्शकों को और इस वीडियो को और शेयर करिए, बताइए कम से कम कि चीजें कितने स्तर तक बिगड़ चुकी हैं। बिल्कुल, अभी नहीं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, जी मुकुल जी, सुप्रीम कोर्ट जी एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, कितना करता है ये देखने की बात है। हमारा मेन है जनता। आपको कारपोरेट को सरकार के लिए चाहिए कि आपको अपने लिए सरकार चाहिए? और जितने टेंडर निकल रहे हैं वो सब उन्हीं 2 ही 4 6 लोग हैं जो रोड बनाने में मास्टर हो गए 2014 के पहले नहीं थे। अभी अचानक से वो सब आ गए, रोड में भी सब में आ गए। अडानी और मैं सीधे नाम बोलूंगा तो सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं ना जी। जिस जनता ने जिसको चुनकर सत्ता पर बिठाया, वो सत्ता जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करते हुए, अपने हितों को साधने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी को बहुमत दिया गया और उसी बहुमत का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करती हुई पार्टी दिखती है। सबसे ज्यादा फायदा ही उसे हुआ है। 60 अरब से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी ने भुनाए हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो ये सरकार है ये अन्ना आंदोलन के बाद जो है सत्तारूढ़ हुई और अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी सरकार जो है बकैती और डकैती की सरकार है। बकैती की सरकार इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए ये जो सरकार आई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े वायदे करके आई जी। इन्होंने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जरूरी है। आपको याद होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट इन्होंने दिया था वो कहा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकों के जरिए हम जो है सारा चंदा लेंगे। लोगों को लगा कि क्या क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठा दिया। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि चंदा पहले गलत तरीकों से नहीं लिया जाता था, लेकिन जो स्केल आज हुआ है, जो जिस ऊंचाई पर इन्होंने पहुंचाया है और जिस तरह से इन्होंने पूरे करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जी, वो इतना खतरनाक है जो इररिवर्सिबल डैमेज किया है हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को। आज वो लोग जो वोट देते हैं मोदी जी को, मैं तो आपके माध्यम से उनसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आप सोचिएगा जरा। मेरा पहला सवाल यह है कि जब इन्होंने एक 7.5% का कैप था कि कोई भी कंपनी अगर चंदा देना चाहती है तो वो चंदा दे जी। देखिए चंदा तो लेना ही पड़ेगा, चुनाव में खर्च तो होता है, लेकिन जो चंदा देगा उसका नियम यह था कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज्यादा आप चंदा नहीं दे सकते। आप इस लिस्ट में अगर देखेंगी तो आप पाएंगे कि कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जिनकी प्रॉफिट तो 14 करोड़ है, लेकिन उन्होंने दिया जो है वो सैकड़ों करोड़ है जी। बिल्कुल। तो जिसका प्रॉफिट 14 करोड़ है वो कई 100 करोड़ कैसे चंदा दे रही है और क्यों चंदा दे रही है? यही तो सवाल उठता है कि जो लॉस में चल रही है वो कैसे चंदा दे रही है? काले धन का अड्डा, काले धन का कहीं ना कहीं, जिस काले धंधे पर काले धन पे लगाम लगाने की बात बीजेपी कर रही थी चुनावी बॉन्ड के जरिए वो जी 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 जी। मैं दूसरा सवाल जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो अभी एसबीआई के जो चेयरमैन वो किसके इशारे पे बार बार देरी कर रहे हैं डेटा देने में? क्या उनका कोई फायदा है खुद का? उनका जो उनका पीरियड बढ़ाया गया, जो है एक्सटेंशन दिया गया, वो किसने दिया? ठीक है कि अभी अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं आया है और उससे मिलान नहीं किया जा सकता है, लेकिन आखिर क्यों फिर आकर डेटा को क्यों छुपाया जा रहा है?
और किसके कहने पे छुपाया जा रहा है? एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ये तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि मिलान अभी बाकी है, लेकिन बहुत सारे जो है कड़ियां हैं जिनको जोड़ा जाए तो पता चलेगा कि जो आखिरी पायदान पर खड़ा शख्स जिसको फ़ायदा हो रहा है, और उस शख्स का नाम शायद जनता को पता है पहले से ही। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या अब इसके आगे हम क्या समझें कि सुप्रीम कोर्ट से ही एक एक करके सारे खुलासे होंगे, और लोकसभा चुनाव जिसका अब ऐलान होने वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, एक तरफ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, और जो चुनाव है और जो राजनीतिक दल हैं वही कहीं ना कहीं काला धन, भ्रष्टाचार उन्हीं का अड्डा बनते हुए दिख रहे हैं। जनता तो छली हुई नजर आ रही है कि उससे छल कर लिया गया है। नहीं, देखिए ये जो नैरेटिव, मैं देखिए इस नैरेटिव को ऑलवेज खिलाफ रहा हूँ कि सब राजनीतिक दल, कांग्रेस भी ऐसी, ये सब बात नहीं है। बुनियादी फर्क है जी। बुनियादी फर्क ये है कि कॉरपोरेट चंदा देने का जो मामला है ये 60s में बनना शुरू हुआ इसका कानून, और पहले अलाउड नहीं थे, कॉरपोरेट को चंदा देना अलाउड नहीं था जी। उसके बाद वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद हुआ कैप रखा गया, पहले 3% का, फिर बाद में 7.5% हुआ, और वो कैप रखा गया, और उसमें कई नियम बनाए गए कि आप जब चंदा देंगे तो उसको आप कहाँ, मतलब आप दिखाएंगे, और उसका मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा इंतजाम किया गया। बाद में वो कैप बढ़ाया गया और उस 7.5%, उसमें भी पहले था प्रॉफिट का देंगे, बाद में हुआ कि प्रॉफिट से, और तो चेंजेज है अभी, अब एग्जैक्टली मैं आपको बताना पड़ेगा। तो वो चेंजेज आया, तो ऑलवेज कोशिश थी, और ये डिबेट भी होता था संसद में भी कि, और बाकी जगह भी डिबेट होता था कि कॉरपोरेट जो है एक तो इन्फ्लुएंस ना कर पाए अनड्यू, और दूसरा किसी इन्फ्लुएंस में पैसा ना दे। तो इसके लिए वो कानून में परिवर्तन, कानून में इंप्रूवमेंट, ये सब चल रहा था। यहाँ उल्टा हुआ, मतलब कि कांग्रेस के समय में भी चंदा वो ले रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान था कि लोकतंत्र को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीजन था। कांग्रेस मूलतः एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, बाकी वही पार्टियां ऐसी है। भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, ये एक आरएसएस का निकला हुआ संगठन है जिसको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। तो ये दोनों, इस फर्क को ऑलवेज ध्यान में रखिए। लोगों को जब तक आप वैचारिक रूप से संपन्न नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे कि क्या फर्क है मोदी और मनमोहन सिंह में, तो आपको लगेगा क्या कि मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्ति इसलिए नहीं थे कि वो व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार थे, इसलिए थे कि एक ऐसे रूट से आए थे, एक ऐसे विचारधारा से, या ऐसी परवरिश उनकी हुई थी कि वो संस्कार उनका वो था जो कि लोकतांत्रिक था और ईमानदार का था। आप सोचिए कि अगर ऐसा अगर कोई ये खुलासा होता तो मनमोहन सिंह सो पाते, या मनमोहन सिंह इस तरह से भागते, या मनमोहन सिंह उसके बाद भी भाषण देते कि स्कैम है, स्कैम करने वाली पार्टी नहीं। जो भी लोग जानता है, मनमोहन सिंह को देखा है कि कम से कम इतना सच्चा आदमी जरूर था कि उसका अपने कोई दाग नहीं। उसने जब लोगों ने डिमांड किया, जेपीसी भी बनाई, उसने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने एसआईटी भी बनने दी, और पूरा सहयोग किया, खुद भी सहयोग किया। आप आप इनके साथ पहुंच नहीं सकते। तो ये जो फर्क है इसको भी देखिए। आगे जो होने वाला है उसमें मैं आपको कहता हूं कि आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि जो इंडिविजुअल केसेस ऑफ करप्शन है, जो पैसे लिए इन्होंने जो अलग अलग इसमें, उसका संबंध करप्शन से क्या था, इसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी इसके लिए वो अपना क्या कहते हैं, बहाल करते हैं, किसी मतलब कोई कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाए, जांच समिति बिठाएं, और जो है सच सामने आए कि आखिर ये जो पैसा, इतना ज्यादा पैसा आया, ये आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, और इसका फायदा किसको मिला है। और जनता को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, और आपकी राजनीतिक पार्टी वो कितनी करप्ट है या कितनी ईमानदार है, इसे जानने का आपको हक है। और आपने अपने प्रतिनिधि को का चयन सही तरीके से किया है, जो आपके प्रति उत्तरदायी है, या फिर किसी
इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति उत्तरदायी है। इसका फर्क आपको समझना होगा कि कौन लोकतंत्र के समर्थन में और कौन लोकतांत्रिक विचारधारा के विपरीत कार्य करता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट का कि आपने वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप अपना कीमती फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाते रहिए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।